स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सीरीज ऑफ गुरुकुल कोचिंग क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस का फैकल्टी रॉबिन भोगना और आज होने वाला है वीडियो बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज से 3 दिन बाद है आपका साइंस का पेपर, यानी कि 2 मार्च को आपका होने वाला है साइंस का पेपर। और कई बच्चों को अभी टेंशन है, खलबली है मन में कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल और कहां से हम सबसे ज्यादा पढ़े। कई बच्चे ऑन द अदर हैंड ऐसे भी हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं पता कि कहां से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, बहुत दिक्कत में है, परेशानी में है। तो चिंता मत करिए, ये वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। केवल उन टॉपिक्स पे फोकस करूंगा जहां से मेन क्वेश्चन आने वाले हैं। उन टॉपिक्स को आप बस पढ़ के चले जाइए। ऐसे ही मैं आपको आज जो वीडियो देने वाला हूं वो होने वाली केमिस्ट्री पे, ऐसे ही आपको बेहतरीन वीडियो दूसरी मिलेगी फिजिक्स पे, और बायो वाले फैकल्टी भी आपके लिए ऐसा ही एक शानदार वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बच्चों ये वीडियोस देख लीजिए, वो टॉपिक आप सेलेक्टिवली पढ़ लीजिए, आपका स्कोर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बूम करेगा, आपको मिलेगा बहुत बेहतर परसेंटेज आपके अकॉर्डिंग। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर बच्चे हम पे हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? वेरी गुड, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दूसरा चैप्टर जो है बच्चे वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। माफ कीजिएगा, थोड़ी राइटिंग इधर उधर है, बट कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए वीडियो बहुत ही तेजी से बनाऊंगा और कवर करूंगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है। ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, फिर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। राइट बच्चों, यही 4 चैप्टर हैं हमारे केमिस्ट्री में जो कि पूरे के पूरे कवर होने वाले हैं। राइट, तो चलिए थोड़ा जानते हैं कि इनका वेटेज क्या होने वाला है आपके चैप्टर्स में। राइट, तो देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो आपका चैप्टर है ये आएगा बच्चों आपका 9 नंबर का। कितने नंबर का बच्चों? 9 नंबर का। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बच्चों आपका आएगा 10 नंबर का। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आपका केवल 3 नंबर का। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन आएगा आपका 6 नंबर का, यानी कि 6 + 3 9, 9 + 10 19 और 19 + 9 28, लगभग 27 से 28 नंबर का आपका पेपर केमिस्ट्री से बनने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना परसेंटेज अच्छा हो सकता है अगर आपने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ के जाना होगा सर? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, बैलेंसिंग द रिएक्शन। सर ये कैसे करते हैं? जल्दी जल्दी सुन लो। C + O2 ऐसी रिएक्शन आपको दी रहेगी, बनेगा CO2। कैसे करोगे? कार्बन लिखोगे एंड ऑक्सीजन लिखोगे। रिएक्शन से पहले कितने कार्बन थे बच्चे? 1। रिएक्शन के बाद कितना है? 1। कितने ऑक्सीजन है? 2। रिएक्शन के बाद कितने हैं? 2। तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड, है ना? ऐसे ही आपको करना है, बस थोड़ा आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा। अभी थोड़ी ये स्ट्रेटेजी वीडियो है तो इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की वाली वीडियो होगी उसमें मैं जरूर ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी होती है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए और एक एक एग्जांपल सबके जान लीजिए। कौन कौन सी रिएक्शन सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है सर? जिसमें कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और बनता है एक कंपाउंड। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि एक कंपाउंड, बड़ा कंपाउंड टूट जाता है छोटे कंपाउंड में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। राइट, तीसरी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट करते रहो, देखते रहो बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड लेस रिएक्टिव वाले कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देगा रिएक्शन से, खुद उसकी जगह ले लेगा। एग्जांपल Fe + CuSO4। Fe इसकी जगह ले लेगा, क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट और कॉपर हो जाएगा अलग। तो ये सी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा सर? इसकी अदला इधर उसकी बदली उधर, यानी कि 2 टाइप डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 टाइम्स। राइट, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा बच्चे? बेरियम सल्फेट
प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहां देखो इसका Na इधर, इसका भी ये इधर, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन क्या होता है? किसी भी चीज में आग लगना वो कंबशन होती है, राइट बच्चों। वो किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे कि कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, मैंने ले लिया मीथेन, इसकी रिएक्शन करा दी आपने O2 से, तो क्या बनेगा? दो ही प्रोडक्ट हमेशा कंबशन रिएक्शन में बनेंगे बच्चों, हमेशा दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, ओनली एंड ओनली, वो है CO2 एंड H2O। कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा? CO2 एंड H2O। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके आगे आपको बढ़ना होगा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जब किसी मेटल मॉइस्चर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या किसी एसिड की प्रेजेंस में आके खराब हो जाए, उसको बोलते हैं कोरोजन। तो तीन टाइप के बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला, आयरन में क्या होता है? दूसरा, सिल्वर में क्या होता है? और तीसरा, कॉपर में क्या होता है? यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आयरन का आपको पता है रेड ब्राउन सब्सटेंस बनता है, जंक जिसको बोलते हैं हम। कैसे रंग का होता है बच्चे? वो रेड ब्राउन या ब्राउन फ्लेकी, है ना। वो क्यों बनता है? आयरन मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना देता है? रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, जिसको रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। वेरी गुड। इसका कलर हो गया रेड ब्राउन। सिल्वर के केस में कैसा कलर होगा सर? ब्लैक कलर। कैसा कलर होगा सिल्वर के केस में बच्चों? ब्लैक कलर। क्यों होगा सर? क्योंकि सिल्वर जो मॉइस्चर में प्रेजेंट होता है, सल्फर, उसके साथ सिल्वर सल्फाइड बना देता है। क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। कि क्या बना देता है बच्चे? सिल्वर सल्फाइड। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। याद रखना बच्चों, बहुत तेजी में हूं, अपना 100% दो ऐसे टाइम में और इनको लर्न करते हुए चलो। तो सिल्वर कैसा कलर का कोरोजन होगा? उसमें कैसी रंग की लेयर बन जाएगी? ब्लैक कलर की। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कॉपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट CuCO3, राइट। तो यही क्या होता है बच्चे? इसी की वजह से इसकी जो लेयर बनती है वो बनती है ग्रीनिश लेयर। कैसी लेयर बनती है बच्चों? ग्रीनिश। याद कर लेना, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन आयरन के केस में, सिल्वर के केस में एंड कॉपर के केस में मैंने आपको तीनों ही रिएक्शन के साथ समझा दिया। ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी? रेंसिडिटी मतलब कि बच्चे कुछ ऑयल और फैटी सब्सटेंस होते हैं जिसको कि अगर आप छोड़ दे थोड़ी देर के लिए तो उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। उसी फिनोमिना को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। कैसे प्रिवेंट करते हैं सर? उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन, और फूड खराब हो जाता है। इसलिए हम उसमें डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या डालते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या डालते हैं बच्चे हम? एंटीऑक्सीडेंट्स। क्यों डालते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स? ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। क्या ना हो? ऑक्सीडाइज ना हो। वेरी गुड। तो सर चिप्स के अंदर जो चिप्स रहते हैं वो भी तो ऑयली रहते हैं, तो उसमें क्या डलता है? उसमें डलता है बच्चों नाइट्रोजन। क्या डलती है उसके अंदर? नाइट्रोजन। यानी कि जब नाइट्रोजन उसके अंदर डलती है तो वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। जब ऑक्सीडाइज नहीं होने देती तो रेंसिडिटी नहीं होती, और इसी वजह से हमको चिप्स करारे और टेस्ट में भरपूर स्वाद वाले मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो हिट द लाइक बटन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। So that's it from this chapter. I think मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करवा दिए, और जितने जल्दी मैं कवर करवा सकता था वो भी मैंने करवा दिए। आप इन टॉपिक्स को जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना, इनको देख लीजिएगा। बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रस्टिंग, राइट, और ये सारा कोरोजन वगैरह का फिनोमेना। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बच्चे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, सॉल्ट कैसे होते हैं। क्लियरली इन शॉर्ट टाइम बताऊंगा। एसिड जो होते हैं बच्चे साउर इन टेस्ट होते हैं, जबकि बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं। और एसिड प्लस बेस से ही क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन ये भी कंप्लीट हो गई। वेरी गुड। तो एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन क्या क्या होते हैं एसिड, इनका पीएच कितना होता है। पीएच की फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए कि एसिड पे जब हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं तो वो कैसे कलर के हो जाते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं? फिनोप्थिलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, लिटमस पेपर होता है। और उसमें क्या होता है, जब एसिड को हम लिटमस पेपर में डालते हैं, यानी कि जब एसिड को हम किस में डालते हैं बच्चे? लिटमस पेपर में डालते हैं, तो यानी कि ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें क्या डालते हैं हम? एसिड डालते हैं। जबकि अगर हम रेड लिटमस में
बेस को ऐड करें, किसको ऐड करें बच्चों, बेस को ऐड करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। तो ये चीजें आपको कुछ पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ये सारी चीजें एक बार पढ़ लो, उनको रट लो और पेपर देने चले जाओ, बहुत अच्छे नंबर आएंगे बच्चों, आई गारंटी। ओके सो चलो आगे बढ़ते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, पावर ऑफ हाइड्रोजन ये आपको पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स पता होने चाहिए। बेसिस क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप बेस में डाले तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एसिड्स और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एसिड और बेस, जब एसिड या बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। याद रखना बच्चों, ये केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि Zn प्लस HCl क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2, और ये हाइड्रोजन विल बर्न विद अ पॉप साउंड, है ना। ये हाइड्रोजन कैसे बर्न होगी, विद अ पॉप साउंड। तो जब भी एसिड या बेस रिएक्ट करें मेटल से, एसिड भी और बेस भी मेटल से रिएक्ट करें तो क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, वेरी गुड, ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है बच्चे, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कौन सी गैस निकलेगी बच्चे, CO2। कौन सी गैस निकलेगी, CO2। कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जब मेटल, एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। अब जब ये CO2 हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराएंगे, किससे पास कराएंगे बच्चे, CaOH का होल ट्वाइस से, तो क्या बनेगा, CaO प्लस CaCO3। क्या बनेगा बच्चे, CaO प्लस CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है व्हाइट, कैसा होता है बच्चे, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसके कारण मिल्कीनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, मिल्कीनेस। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं एक्सेस ऑफ CO2 पास कराऊं, क्या पास कराऊं, बहुत ज्यादा CO2 पास कराऊं तो क्या होगा। अगर बहुत ज्यादा CO2 पास कराओगे तो मिल्कीनेस चली जाएगी। क्या हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपीयर। क्यों हो जाएगी डिसअपीयर, क्योंकि वहां पे फिर से एक सॉल्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसॉल्व यानी कि घुल जाता है तो पता नहीं लगता तो मिल्कीनेस डिसअपीयर। ओके बच्चों, वेरी गुड। अब इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़नी है पीएच। पीएच क्या होती है, एसिड की पीएच कितनी होती है, बेस की कितनी होती है, पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है बच्चों, 0 to 14, बीच में होता है 7, ये होता है न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल होता है, और ये प्योर वाटर होता है। इससे पहले जो भी होते हैं ये होते हैं एसिड, इसके बाद जो भी होते हैं ये क्या होते हैं बच्चे, बेसिस, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हो गई आपकी पीएच स्केल। अब आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द पीएच। पीएच से हमारा क्या क्या हो, पीएच से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, एंटासिड लेना पड़ता है। दांत में क्या होता है, इनेमल खराब हो जाता है, टूथ वीक हो जाते हैं, टूथ डिके हो जाता है। सॉइल में क्या होता है, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन जब एसिड रेन होती है तो और कम हो जाता है, उससे क्या होती है, हमारी क्रॉप्स भी खराब हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस में काम आता है ना। सेल्फ डिफेंस में क्या होता है, जब बाहर से कोई चींटी या कोई मधुमक्खी आपको काट दे तो वो एसिड आपके अंदर डाल देती है, जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है, आपको इरिटेशन होती है, तो वहां पे एंटासिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एंटासिड। लेकिन जब जंगल में काटते हैं तो थूक लगा देते हैं, सलाइवा यूज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, बेसिक होता है हमारा सलाइवा, तो वो क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको सर्टेन कंपाउंड जो पढ़ने ही पढ़ने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, क्या क्या उनमें पढ़ना है, उनका फॉर्मूला। क्या क्या पढ़ना है बच्चों, फॉर्मूला, और क्या पढ़ना है, यूजेस, और क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ना है बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कौन कौन से कंपाउंड है सर, वो बेकिंग सोडा। कौन सा कंपाउंड बच्चे, बेकिंग सोडा। दूसरा वॉशिंग सोडा, कौन सा, वॉशिंग सोडा। तीसरा ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन सा बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम। ये सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद कर लो। क्या याद कर लो बच्चे, फॉर्मूले याद कर लो, यूजेस याद कर लो। क्या याद कर लो, फॉर्मूले, यूजेस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज इनफ। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो इस चैप्टर में है वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बच्चों, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसके आने के चांसेस इस बार बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। इनमें से जो भी आप पढ़ के जाएंगे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आने के, ठीक है, एग्जाम में आने के इन क्वेश्चंस के मैक्सिमम चांसेस बनने वाले हैं।
सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. सो वेलकम बैक बच्चों. अब पढ़ेंगे हम तीसरा चैप्टर जो कि है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कौन सा चैप्टर बच्चे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेटेज भी है इस चैप्टर का, है ना. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं. देखो मेटल मैं बता दूंगा, नॉन मेटल आप खुद से देख लेना. मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, सोनोरस होते हैं, बजते हैं, आवाज आती है उनसे, है ना. मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट. अब मेरी बात सुनो, जैसे सोडियम, आप वो तो सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है. तो 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन, 282 मैग्नीशियम का और 283 इसका. तो स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 3 स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. तो जब ये डोनेट करेगा तो मेटल्स क्या होते हैं? दोज हु डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो हु डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स. और नॉन मेटल क्या होते हैं? जो गेन करेगा, हु गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कि क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ऑक्टेट पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा? Cl-288 कॉन्फ़िगरेशन. और यहाँ पे Na ने जब एक इलेक्ट्रॉन दे गया तो क्या बन गया कॉन्फ़िगरेशन? Na+28 बन गया. तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड बन जाएगा NaCl का. और इसी बॉन्ड को बोलते हैं बच्चे आयनिक बॉन्ड. क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को? आयनिक बॉन्ड. खैर वापस आते हैं टॉपिक पे. तो इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव हो गए, इसलिए मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. क्या होते हैं मेटल? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और इसने इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव की कहानी आई थिंक क्लियर हो चुकी हो. वेरी गुड, ठीक है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. उनके बीच में बॉन्ड बन गया जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. और इसी बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. क्या बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. अब दूसरी बात याद रखना बच्चे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है. तो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन. जब ये एक्वस सॉल्यूशन में पानी में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. वैसे ये हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. अगला हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. उसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाँ दैट्स इट, इतना लिख सकते हो आप, है ना. वेरी गुड. अब एक्सेप्शन आ जाते हैं. कौन सा मेटल ऐसा है, कौन सा मेटल ऐसा है, कौन सा मेटल ऐसा है जो कि नाइफ से भी कट हो जाता है? तो आंसर है सोडियम. कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में? तो ओनली नॉन मेटल इज ब्रोमीन. कौन सा मेटल ऐसा है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में? तो आंसर इज मर्क्यूरी. कौन सा मेटल ऐसा है जो हथेली पे रख के भी गल जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है? गैलियम एंड सीजियम. तो बच्चों ये आपको सारे पढ़ के जाने हैं, ये है आपकी जिम्मेदारी, है ना. अब देखना है हमें कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं बच्चे? ऑक्सीजन से. तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड. क्या बन जाता है बच्चे? मेटल ऑक्साइड. जैसे कि एल्यूमिनियम ने रिएक्ट करा O2 से तो क्या बनेगा? Al2O3. अब याद रखना बच्चों, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, क्या होते हैं? जो मेटेलिक ऑक्साइड वो जनरली बेसिक होते हैं. क्या होते हैं? बेसिक. लेकिन कुछ ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं. और ऐसे ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. क्या बोलते हैं बच्चे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं सर? जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं और बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं. ऐसे उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड. क्या बोलते हैं बच्चे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ठीक है. इनकी रिएक्शन पूछेगा. व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड? सजेस्ट बाय द रिएक्शन. तो रिएक्शन जैसे कि Al2O3 जब HCl से रिएक्ट करेगा तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है ना, तो खुद किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह. तो क्या बनेगा? AlCl3 प्लस H2O. ठीक है. AlCl3 ये बना सॉल्ट और ये क्या बना? वाटर. यानी कि बेस प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. यानी कि ये एसिड है तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे? बेस की तरह. ऑन द अदर हैंड जब Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये NaOH क्या है बच्चे? बेस. तो ये खुद किसकी तरह रिएक्ट करेगा? Al2O3 एसिड की तरह. तो क्या बन जाएगा? NaAlO2. समझ आया? सोडियम एल्यूमिनेट. क्या बनेगा बच्चे? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 10 नंबर का वेटेज है बच्चों, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होंगे. ठीक है. आगे चलते हैं. जब
वेरी गुड। अब बात होती है बच्चे हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। किसकी बात होती है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल एंड फिर लोएस्ट या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, है ना। तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करते हैं बच्चे? वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कैसे वाटर से भी रिएक्ट कर देते हैं? कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर देते हैं और बना देते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना देते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस बहुत सारी हीट। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि Na सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? NaOH प्लस H2 प्लस हीट। और वाटर कैसा रहता है? ये कोल्ड, यानी कि ठंडे पानी से इतनी तेज रिएक्शन करता है, इतनी ज्यादा हीट निकालता है कि जो हाइड्रोजन निकली उसको बर्न कर देता है। क्या कर देता है? जला देता है। ठीक है। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल के साथ क्या होता है? मीडियम रिएक्टिव मेटल जैसे कि कैल्शियम, ये क्या करते हैं? पानी से रिएक्ट करते हैं, तो वेरी गुड, वही बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। लेकिन ये हीट उतनी नहीं होती कि इस पे आग लग जाए। ठीक है, मतलब ये हीट इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये इस पे आग लग जाए। अब ये जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। कैसे वाटर से रिएक्ट करते हैं बच्चों? हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से नहीं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। अब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि हो गया बच्चे आयरन, तो ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम से। स्टीम बोले तो वाटर का ही फॉर्म है पर बहुत गर्म होती है, तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, ना कि हाइड्रो। यहां तो हाइड्रोक्साइड बन रहे थे, यहां क्या बन रहे थे बच्चे? हाइड्रोक्साइड, ये देखिए। लेकिन यहां ऑक्साइड बनता है प्लस H2। समझ में आ गया बच्चे? वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर द रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको ऐसे याद रखना है, वाटर के साथ क्या बनता है ना। वेरी गुड। अब सो बच्चों आप आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि ओर क्या होते हैं, मिनरल क्या होते हैं और गैंग क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल टर्म में बता देता हूं। ओर क्या होते हैं? जहां से हम मिनरल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए। मिनरल्स प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, जहां से हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पाए प्रॉफिटेबली, उनको बोलते हैं ओर। मिनरल क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और गैंग क्या होती है? इंप्योरिटी। क्या होती है बच्चे? इंप्योरिटी एसोसिएटेड विद ओर्स या मिनरल्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? गैंग। ठीक है, तो यहां से जो एक्सट्रैक्शन करते हैं हम, वो भी हम तीन कैटेगरी में करेंगे, हाईली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव, है ना। तो उसी टाइप से हम इनको एक्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखो लीस्ट रिएक्टिव मेटल ज्यादातर बच्चे सल्फाइड की तरह प्रेजेंट होती है। कौन से ओर में? सल्फाइड ओर। फिर इसकी हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। और फिर रिड्यूस, क्या करेंगे? रिड्यूस। लास्ट में मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेटल। रिएक्शन नहीं लर्न करनी, ये भी लर्न कर लो, नंबर मिल जाएंगे। वेरी गुड। हाईली रिएक्टिव मीडियम रिएक्टिव मेटल को क्या होते हैं? जनरली प्रेजेंट होते हैं कार्बोनेट ओर में। कौन से ओर में प्रेजेंट होते हैं बच्चे? ये कार्बोनेट ओर में प्लस सल्फाइड ओर में। कौन से ओर में बच्चे? सल्फाइड ओर में। इन ओर में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? मीडियम रिएक्टिव मेटल, जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम। और लीस्ट रिएक्टिव जैसे कि Al, है ना, Cu। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर में होते हैं, तो इसका हम करते हैं कैल्सिनेशन। क्या करते हैं बच्चे? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब भी हीट करना है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और उसके बाद इसको रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिड्यूस, तो हमें मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम इन दोनों मेथड से नहीं कर सकते, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन नहीं कर सकते। इसको क्या करना पड़ेगा हमें? इसका करते हैं बच्चे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन समझा देता हूं बच्चों, एक मिनट में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लेते हैं हम, एक और एक, दो। यहाँ पे रहेगा, ये बैटरी से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या होगा? मोल्टन क्लोराइड होगा, जैसे कि NaCl का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? Na किसमें चला जाएगा? Na प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। और Cl ने क्या करा? Cl माइनस ने वही इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl2 पे चला गया। दो है तो दो, तो ये उसकी रिएक्शन हो गई। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में ये Na जो है ये इधर की तरफ चले जाता है और Cl इधर की तरफ। सॉरी, ये नेगेटिव प्लेट है, ये क्या है?
ये है नेगेटिव प्लेट और ये है पॉजिटिव प्लेट। Na चले जाएगा नेगेटिव की तरफ और Cl2 गैस यहां से चली जाएगी, तो हमें यहां से Na मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? Na। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ऐसे ही हम मेटल्स को रिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। पढ़ के जाना बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अब आगे बढ़ेंगे हम लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो लास्ट चैप्टर है बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लास्ट चैप्टर बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस पे 2 ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, है ना। तो ये इस दोनों ही काम नहीं कर पाता, ना 4 ले पाता है ना 4 दे पाता है, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों? 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी है, 10 हो जाएंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसके न्यूक्लियस पे इतनी ताकत नहीं होती कि ये इतने 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, ठीक है। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता। 4 इलेक्ट्रॉन देने की बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो उसके लिए बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस का बहुत अट्रैक्शन फोर्स रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को आप नहीं निकाल सकते इतने इजीली। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं दे पाता। तो इस पे क्या बचा? इस पे बचा बच्चों ओनली वन ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन। वो क्या कौन सा ऑप्शन है बच्चों? शेयरिंग। क्या करना बच्चे? शेयरिंग इज केयरिंग। तो वो शेयर करता है। क्या करता है बच्चे? शेयर। और जब वो शेयर करता है इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? इसमें क्या होता है, जैसे कि CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाता हूं, है ना, सिंपल। तो कार्बन बीच में और कितने हाइड्रोजन, जो ज्यादा है उसको साइड में रखेंगे। हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, है ना। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये हाइड्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट बना लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट। और कार्बन बोलता है कि तुम भी मेरे साथ शेयर करो, तो मेरे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ऐसे बनता है बॉन्ड। ये बन गया बच्चे बॉन्ड, है ना। तो दिस इज नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगली थिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चे? IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 4 नेमिंग पढ़ के चले जाइए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एल्कोहल। ये चारों की नेमिंग आप कर लीजिए बच्चों, तो आपके मैक्सिमम नंबर आने के चांसेस यहां से बन जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहीं से आपकी नेमिंग आने वाली है, ठीक है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल, एल्काइल में ट्रिपल और अल्कोहल में OH ग्रुप होता है। आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है वो पढ़नी है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में आपको क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है बच्चे? प्रॉपर्टीज। दोनों की क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ने हैं बच्चे? केमिकल रिएक्शन। इसकी भी क्या पढ़नी है आपको? केमिकल रिएक्शन। फिर पढ़ना है बच्चे इसका फॉर्मूला। क्या पढ़ना है बच्चे? फॉर्मूला। इसका भी क्या पढ़ना है आपको? फॉर्मूला, ठीक है। और लास्ट में जो आपको इसकी चीजें पढ़नी है वो है यूजेस। क्या पढ़ने हैं बच्चे? यूजेस। तो ये 4 चीजें कवर कर लो और आपका बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस इस चैप्टर से भी रेडी हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो यहां पे है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स की डिसएडवांटेज क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है बच्चे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। जबकि सोप क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल होता है तो डिटर्जेंट को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सोप की डिमेरिट है कि ये हार्ड वाटर से रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके बच्चे? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उसमें ही उस वाटर को बोलते हैं हार्ड वाटर। और उसके साथ सोप स्कम बनाता है। क्या बनाता है? स्कम। स्कम क्या होता है? स्कम का मतलब एक होता है फोम। फोम मतलब झाग, लेकिन स्कम का मतलब आप कितना भी रगड़ो अपने चेहरे पे, बॉडी पे, लेकिन झाग नहीं बनता। वो एक व्हाइट मटेरियलिस्टिक सब्सटेंस बनता है जो कि फोम जैसा नहीं होता। यानी कि उसने कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लिया है और फॉर्म कर लिया है स्कम, ठीक है। इसीलिए जो यूज होता है बच्चे फोम बनाने के लिए वो यूज होता है डिटर्जेंट। क्या यूज होता है? डिटर्जेंट। क्योंकि इट डज नॉट फॉर्म स्कम।
इट फॉर्म्स, क्या बनाता है बच्चे ये? फोम। क्या बनाता है? फोम। ठीक है, क्योंकि इट डज नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर, इट डज नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट सोप एंड डिटर्जेंट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। सोप क्या करते हैं? तो सोप क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, है ना। तो क्या होता है बच्चे कि इसमें दो पार्ट होते हैं। कैसे पार्ट होते हैं? दो। एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। उन्हीं को बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं बच्चे? मिसेल। ठीक है, तो जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये जो सारे पार्ट है बच्चे, ये वाले, ये और ये होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है बच्चे? ये हाइड्रोफोबिक। तो यहां पे डर्ट होता है। क्या होता है यहाँ पे? डर्ट। तो ये डर्ट पे चिपक जाता है। कौन सा पार्ट? हाइड्रोफोबिक। और ये वाला पार्ट होता है आयोनिक पार्ट। कौन सा पार्ट होता है बच्चे? आयोनिक पार्ट। जनरली Na+ होता है। ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से चिपकने वाला, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर जाने वाला। तो हाइड्रोफिलिक मतलब ये पानी से क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है। पानी से क्या कर लेता है? ये बॉन्ड बना लेता है, आउटर मोस्ट पार्ट। और जब आप इसे पानी डालते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा बह जाता है विद ग्रीस। तो ग्रीस और डर्ट में रिमूव हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट ग्रीस पे चिपक गया, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर पे चिपक गया, तो क्या हो गया? पूरा का पूरा रिमूव हो गया। दैट हाउ द मिसेल वर्क्स। ओके, सो दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। पूरी केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजिक वीडियो भी समाप्त होता है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। अच्छे से प्रिपेयर करना, जो जो टॉपिक्स में बताए गए हैं उन पे ध्यान देना, और डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। रिवीजन अच्छे से करो, रेस्ट अच्छे से लो, प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो, और स्ट्रेटेजिकली इन चीजों को फॉलो करो। यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।